जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, हिंदी साहित्य की इस क्लास के अंदर पिछले क्लास के अंदर हमने 51 क्वेश्चनों को कवर कर लिया था। आज की इस ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर हमने आगे के 51 से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो इस सीरीज को शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो के अंदर जो आप कमेंट करते हैं वो हमें मोटिवेशन करता है आगे की वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो आपका एक कमेंट और लाइक और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो ज़रूर करिएगा। चलिएगा आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम हिंदी साहित्य की, जिसका जो आपकी एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है। नज़दीक एग्ज़ाम को देखते हुए हमने सारे के सारे जो सब्जेक्ट हमने जो है शुरू किए हैं, जिसके अंदर हिंदी साहित्य भी एक हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है और बाकी सोशियोलॉजी भी हमने जो है शुरू कर दिया है और इतिहास विषय को भी शुरू कर दिया है, जिसकी लगातार क्लासेस आपको देखने को मिलेगी इस चैनल के ऊपर। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट के अंदर कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन करने का हम प्रयास करेंगे। आपके कमेंट का, हर एक विद्यार्थी के कमेंट का हम जो है जवाब देते हैं। हर एक विद्यार्थी हमारे दिलों से जुड़ा हुआ है। हर एक विद्यार्थी की समस्या हमारी समस्या होती है, इसलिए हम हर विद्यार्थी के कमेंट को देखते हैं। जो भी समस्या होती है, जिसका जो सुझाव होता है वो हम देने का प्रयास करते हैं और विद्यार्थियों के बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनकी समस्याएं हमने जो है सॉल्व कर दी है। बाकी रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर आपके यदि कोई डाउट है तो उसका एक वीडियो, सेपरेट वीडियो हमने बना दिया है, वो देख लीजिएगा। चैनल के ऊपर अपलोड भी हो चुका है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर एक महत्वपूर्ण जानकारी है, वो आपको देखनी ज़रूरी है। तो इस क्लास के अंदर, इस क्लास को जो है आपके एंड के बाद, इस क्लास को पूरा देखने के बाद उस क्लास को देखिएगा। इस क्लास को बीच में नहीं छोड़िएगा। पहले इस क्लास को पूरा लीजिएगा, उसके बाद उस क्लास को देखिएगा। 5-4 मिनट की वो वीडियो है, वो उसके अंदर महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको प्रोवाइड करवाई है। चलिएगा बात करते हैं हम इतिहास विषय की। इतिहास विषय की बात करें तो यहाँ से हम 52 क्वेश्चन नंबर 52 से शुरू करेंगे और जितने कवर करेंगे उतने जितने हो सकेंगे उतने कवर करेंगे। बाकी ये आपके एमसीक्यू वाले रहने वाले हैं। उसके बाद हम रेगिस्तान वाले भी कवर करेंगे। प्रश्न संख्या 52 है कि पाजेब कहानी किस विषय वस्तु पर आधारित है? तो यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। कहानी का मुख्य जो है बाल पात्र कौन है जिस पर पाजेब चुराने का जो है आपकी किया गया संदेह किया गया है? तो वो है छोटू। कौन है छोटू? आशुतोष की बहन का नाम क्या है जिसकी पाजेब खो गई थी? तो उसका नाम था मुन्नी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि परिवार के लोग आशुतोष पर दबाव क्यों डालते हैं? तो क्योंकि पाजेब की चोरी स्वीकार करवाने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। आशुतोष से डर के मारे चोरी का दोष किस पर मढ़ देता है? तो अपने दोस्त छन्नू पर मढ़ देता है। कहानी में आशुतोष के पिता का व्यवहार कैसा दिखाया गया है? कठोर और संदेही दिखाया गया है। अंत में पाजेब कहाँ मिलती है? तो बुआ की बास्केट में मिलती है। किस में मिलती है? बुआ की बास्केट में मिलती है। और ये कहानी बड़ों को क्या संदेश देती है? तो बच्चों के मनोविज्ञान को समझकर उनके साथ कोमलता से व्यवहार करना चाहिए। ये कहानी हमें ये संदेश देती है। जब पाजेब मिल जाती है तब आशुतोष की स्थिति कैसी होती है? वह अपमानित और मानसिक रूप से आहत महसूस करता है। शरणदाता शरणदाता कहानी की मुख्य पृष्ठभूमि क्या है? तो इसकी जो मुख्य जो पृष्ठभूमि है वो आपके भारत विभाजन और सांप्रदायिक दंगे हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है जो लाहौर में फंस जाता है? तो देवेंद्र लाल है। देवेंद्र लाल को उनके अपने घर से निकाल कर अपने घर में शरण कौन देता है? उनके घर से निकाल कर अपने घर में शरण कौन देता है? उनके अपने घर से निकाल देता है और वो अपने घर में शरण देता है। तो वो कौन है? तो वो आपके रफ़ीक उद्दीन है। रफ़ीक उद्दीन के घर पर खतरा बढ़ने के बाद देवेंद्र लाल को कहाँ शरण लेनी पड़ती है? तो वो बाद में आपके आपके अत्ताउल्ला के गिराज के पास वाले पुराने मकान में उनको शरण दी जाती है। शेख अत्ताउल्ला के घर में रहते हुए देवेंद्र लाल को भोजन कौन पहुंचाता था? तो वो आपके अत्ताउल्ला की बेटी थी, वो आपके भोजन पहुंचाने का काम करती थी। देवेंद्र लाल को भोजन की थाली में क्या मिलता है जिससे उन्हें खतरे का आभास होता है? तो एक पर्ची मिलती है जिस पर लिखा था कुत्ते को खिलाकर खाना, कुत्ते को खिलाकर खाना।
ये लिखा होता है तो उसको यहाँ पर जो है खतरे का आभास होता है। देवेंद्र लाल ने खाने का ग्रास किसे खिलाया जिससे उसकी मृत्यु हो गई? तो एक आवारा कुत्ते को खिलाया। शरणदाता कहानी में शरणदाता शब्द किसके लिए सबसे सटीक और संवेदनात्मक रूप से जो है व्यक्त हुआ है? तो वो जुवेदा के लिए हुआ है। इस कहानी का मूल जो संदेश है या उद्देश्य है वो क्या है? तो घृणा के माहौल में भी मानवीय मूल्यों और करुणा की जीत यहाँ पर दिखाना है। नेक्स्ट यहाँ पर है, कहानी के अंत में देवेंद्र लाल सुरक्षित कहाँ पहुंच जाते हैं? तो अमृतसर के अंदर पहुंच जाते हैं। चीप की दावत कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या है जो अपने बॉस को खुश करना चाहता है? तो श्यामनाथ था। श्यामनाथ के घर पर दावत का आयोजन किसके सम्मान में किया गया था? तो किसके सम्मान में किया गया था? उनके दफ्तर के चीफ के लिए किया गया था। दावत की तैयारियों के दौरान श्यामनाथ और उसकी पत्नी के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो बूढ़ी माँ को कहाँ और कैसे छिपाया जाए? श्यामनाथ ने अपनी माँ को दावत के दौरान क्या हिदायत दी थी? तो क्या हिदायत दी थी कि कोठरी में चुपचाप बैठने और सो जाने पर खराटे न लेने की यहाँ पर जो है उन्होंने हिदायत दी थी। चीफ और मेहमानों ने माँ को किस स्थिति में देख लिया था? तो बरामदे में कुर्सी पर बैठे बैठे सोकर खराटे लेते हुए देख लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर है, जब चीफ ने माँ से हाथ मिलाना चाहा तो माँ ने पहले कौन सा हाथ आगे बढ़ाया था? बायां हाथ। चीफ माँ की किस कला या वस्तु को देखकर बहुत प्रभावित हुए थे? उनकी पुरानी फुलकारी की कला को देख करके। श्यामनाथ ने अपनी माँ को चीफ के लिए क्या बनाने का आदेश दिया? एक नई फुलवारी बनाने का आदेश दिया था। कहानी के अंत में हरिद्वार जाने की इच्छा क्यों छोड़ देती है? माँ जो है कहानी के अंत में हरिद्वार जाने की इच्छा क्यों छोड़ देती है? क्योंकि बेटे की तरक्की की खातिर फुलवारी बनाने के लिए वो काम है करती है। चीफ की दावत है कहानी समाज की किस मानसिकता पर करारा व्यंग्य है? तो दिखावा और बुजुर्गों के प्रति संवेदनहीनता पर करारा व्यंग्य है। नेक्स्ट यहाँ पर है, गदल कहानी के लेखक कौन है जो अपने ऐतिहासिक और सामाजिक कहानियों के लिए प्रसिद्ध है? तो रांगे राघव। गदल किस जाति समुदाय की स्त्री के रूप में चित्रित की गई है? तो गुजर के रूप में। गदल के बेटों का क्या नाम था? नाम क्या था? तो गदल के बेटों का नाम था आपके निहाल और नारायण था। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं 9602977341। यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं यहाँ पर व्हाट्सएप है, मैसेज करिएगा। आपको जिस भी सब्जेक्ट की चाहिए वो सब्जेक्ट का नाम लिख करके तो आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। गदल का अपने बेटों का जो घर छोड़ जाने का मुख्य कारण क्या था? तो बेटों और बहुओं द्वारा उसकी उपेक्षा और स्वाभिमान को चोट पहुंचाना था। गदल का वह देवर कौन था जिसे वह मन ही मन देती और आपके जिसके स्वाभिमान के लिए वह अंत में लड़ती थी? तो लोहेरे लोहेरे था। कहानी में गदल का चरित्र कैसा दिखाया गया है? विद्रोही, साहसी और स्वाभिमानी दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो लोहरे की मृत्यु के बाद उसके जो कारज यानी मृत्यु भोज पर जो गदल ने क्या किया था? तो यहाँ उसके सामाजिक मर्यादा तोड़कर जबरन दावत दी और पुलिस से मुकाबला किया था। कहानी के अंत में गदल की मृत्यु कैसे होती है? तो पुलिस की गोली से लगने से होती है। गदल कहानी मुख्य रूप से किस संवेदना को उभारती है? तो एक स्त्री के अदम्य साहस और उनके प्रेम की गरिमा को उभारती है। अकेली कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो सोमा बुआ है। कौन है? सोमा बुआ है। आगे बढ़ते हैं। सोमा बुआ के अकेलेपन का मुख्य जो कारण था वो क्या था? तो उनके जवान बेटे की मृत्यु और पति का सन्यासी होकर बाहर जाना था। नेक्स्ट यहाँ पर है सोमा बुआ अपना समय कैसे व्यतीत करती थी? तो दूसरों के यहाँ बिना बुलाए भी काम में हाथ बंटाकर सामाजिक मेल जोल से करती थी। कहानी में सोमा बुआ के पति जो थे साल में कितने समय के लिए घर आते थे? तो केवल 1 महीने के लिए आते थे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सोमा बुआ किस रिश्तेदार के यहाँ मुंडन के उत्सव में जाने की तैयारी कर रही थी? अपने देवर के साले के यहाँ। सोमा बुआ ने मुंडन में उपहार देने के लिए अपनी कौन सी प्रिय वस्तु बेची थी? तो अपनी एकमात्र सोने की चूड़ी। सोमा बुआ को अंततः उत्सव में जाने से किसने रोका और यहाँ उन्हें क्यों निराशा हुई? उन्हें बुलाने बुलाने की कोई नहीं आया था इसीलिए। कहानी के अंत में सोमा बुआ की मानसिक स्थिति कैसी दिखाई गई है? तो वह अपमानित और बेहद अकेली महसूस
करती है। नेक्स्ट यहाँ पर है सोमा बुआ का चरित्र समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो उपेक्षित, एकाकी और स्नेही वृद्ध वर्ग का करता है। अकेली कहानी का मूल संदेश क्या है? तो वृद्धों की उपेक्षा और उनके भीतर के ममत्व की तड़प को दिखाना है। गलत होता पंचतंत्र कहानी की लेखिका कौन है? तो राजी सेठ है। इस कहानी का शीर्षक पंचतंत्र के संदर्भ में क्या संकेत देता है? यह आधुनिक जीवन में नीति और मूल्यों के बदलते स्वरूप पर व्यंग्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कहानी के मुख्य पात्र नीरा के अंतर्मन में किस प्रकार का द्वंद्व चल रहा है? तो वह महानगरीय जीवन की संवेदनहीनता और संकीर्णता से परेशान है। गलत होता पंचतंत्र में समाज की किस बुराई पर कटाक्ष किया गया है? तो अवसरवादिता और स्वार्थपरता पर कटाक्ष किया गया है। कहानी के कथानक में पंचतंत्र की कथाओं का उपयोग किस रूप में हुआ है? तो ये दिखाने के लिए हुआ है कि आज की दुनिया में पुरानी नीतियां गलत या निष्प्रभावी साबित हो रही है। पीडीएफ के लिए कांटेक्ट करिएगा 9602977341 पर कांटेक्ट करिएगा। जिस भी सब्जेक्ट के चाहिए उस सब्जेक्ट का नाम लिख करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा। कॉल बिल्कुल भी नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। नीरा के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वह संवेदनशील और विचारशील स्त्री है। कहानी के अनुसार आधुनिक महानगरीय मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? अकेलेपन और अजनबियत भाव है। नेक्स्ट यहाँ पर है लेखिका ने कहानी में समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर किया है? शिक्षित और मध्यम वर्ग को उजागर किया है। कहानी का अंत पाठक के मन में क्या प्रभाव छोड़ता है? एक प्रश्न और सामाजिक विसंगतियों का पर चिंता। जिंदगी और झोंक कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत है। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है जिसके इर्द गिर्द पूरी कथा घूमती है? तो रजुआ है। लेखक ने रजुआ की तुलना जोंक से क्यों की है? क्योंकि तमाम दुखों, बीमारियों, गरीबियों के बावजूद वह जीवन में जोंक की तरह चिपका रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि रजुआ की पत्नी का नाम क्या था जिसे लेकर मोहल्ले में चर्चा होती थी? वो आपकी राज देई थी। रजुआ अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करता था? लोगों के यहाँ छोटे मोटे काम और मांग मांग कर गुजारा करता था। जिंदगी और जोंक कहानी जो है समाज की किस वर्ग का यथार्थ चित्रण जो है करती है? तो शोषित वर्ग, गरीबी और सर्वहारा वर्ग का जो है यहाँ पर वर्णन करती है। कहानी के दौरान जब रजुआ के मरने की खबर उड़ती है तो मोहल्ले वालों की क्या प्रतिक्रिया होती है? वे राहत महसूस करते हैं या उदासीन रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अमरकांत जी को मुख्य रूप से किस साहित्यिक धारा का कहानीकार माना जाता है? तो नई कहानी का माना जाता है। इस कहानी का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो मनुष्य की जिजीविका और सामाजिक संवेदनहीनता का चित्रण करना है। स्नेह बंधन कहानी की लेखिका कौन है जिन्हें मध्यम वर्गीय जीवन की चितेरी कहा जाता है? तो मालती जोशी है। और इस कहानी की मुख्य पात्र कौन है जो अपनी गृहस्थी और बच्चों के लिए समर्पित है? तो मंजू है। और आगे बढ़ते हैं। मंजू की अपनी सास के साथ कैसे संबंध थे? बहुत गहरे प्रेम और समझ के थे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इतने ही क्वेश्चनों को कवर करेंगे। बाकी के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं एमसीक्यू वाले और उसके साथ हम रेगिस्तान वाले जो क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना है आज की ये क्लास आपको कैसी लगी है। कमेंट जरूर करिएगा और किस प्रकार से जो है हमें आगे की क्लासेस जो है कंटिन्यू रखनी चाहिए, किस प्रकार से वो भी आप हमें ज़रूर सजेशन दीजिएगा। कुछ कमी क्लासेस के अंदर देखने को मिलती है तो वो भी आप बताइएगा, जैसे हम बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करें और आपके एग्ज़ाम के अंदर बेहतरीन कंटेंट के कारण हर एक पर्सन एग्जाम के अंदर देखने को मिले। तो हम कोशिश कर रहे हैं हमारी क्लासेस से हर एक पर्सन देखने को मिलेगा, निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। चलिएगा आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर लाइक जरूर करिएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।